हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋचा हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज वसंत पंचमी है और आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज एक ऐसा दिन है जिस दिन हम ज्ञान के, अनुभव के, नई शिक्षाएं प्राप्त करने के एक ऐसे एनर्जी पोर्टल से जुड़े हुए होते हैं जहां पर हम बहुत ही आसानी से कुछ भी नया सीख सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड एक नई ऊर्जा से भरा हुआ होता है और वही ऊर्जा हमें प्रकृति के विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ती है। मैंने आप लोगों से वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं अब एक वीडियो में उन किताबों का जिक्र करूंगी कि जिन किताबों को मैंने पिछले वर्ष में पढ़ा है और इन किताबों ने मुझे एक नई सोच दी, एक नए तरीके से सोचने का नज़रिया दिया। सच में इन किताबों ने मेरी वैचारिकी को, मेरे सोचने के तरीके को बहुत बदला है। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए मैं इन किताबों को लेकर पूरा यहाँ बैठी हूँ, पूरा गट्ठर, और ने मुझे क्या सिखाया और भी कौन कौन सी किताबें हैं, ये पूरा सब कुछ आपके साथ साझा करूँगी। तो दोस्तों, इस यात्रा पर चलने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात और साझा करना चाहती हूँ कि पिछले वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट आए जिसमें मैंने स्कूटी के ख़राब होने और खुद को काम डाउन रखने के एक्सपीरियंस पर चर्चा करी थी कि कैसे आपने खुद को उस समय बहुत ही काम डाउन रखा और कैसे आपने अपने आप को उस समय बहुत ही शांत रखा। तो मैंने कहा था कि मैं इस बारे में बताऊंगी और ये कोई एक बुलेट पॉइंट नहीं है कि मैं आपको वो बुलेट पॉइंट बता दूं और आप उसको अप्लाई कर पाएँ। ये पूरी की पूरी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है जिसमें बहुत सारे पड़ाव हैं। तो उस पड़ाव में पहला जो एकदम पहला स्टेप है, पहला जो चरण है, वो यही है किताबें पढ़ना, नया कुछ सीखना, अपने भीतर पॉजिटिविटी को जाने देना। क्योंकि आपने जो तमाम तरीके के अनुभवों से, कंडीशनिंग से, तमाम तरीके के आपके अपने खुद के कृत्यों की वजह से जो निगेटिविटी आपने भीतर भर रखी है, वो डिसॉल्व करने के एक तरीके हैं और उसके अलावा पॉजिटिविटी को भीतर लाने के अपने कुछ तरीके हैं। तो उसमें से हम डिसॉल्व करने के, निगेटिविटी को अपने भीतर से हटाने के तरीकों पे फिर किसी दिन बात करेंगे। आज हम अपने भीतर पॉजिटिविटी को, नॉलेज को कैसे लेकर आए, उस पर बात करते हुए किताबों की इस पूरी यात्रा पर चलेंगे। तो आइए चलते हैं। पिछले साल सबसे पहली किताब जो मैंने पढ़ी वो एक साहित्य की किताब थी, कविता की किताब, और हमारे प्रिय दोस्त कि वो पहली किताब थी तो हमने उसे पढ़ा। लेकिन उसके पहले जून में हमारी यात्रा शुरू हुई। किताबें कोर्स से इतर जो मैंने पढ़ी हैं उन किताबों का यहाँ पर जिक्र है। और सबसे पहली किताब मई महीने में मैंने इसको ऑर्डर किया था और जून में मैंने इस किताब को पढ़ा था। दीपांशु गिरी जी की ये किताब रिचुअल्स ऑफ हैप्पी सोल, बहुत ही शानदार किताब। और इस किताब ने मैं यदि कहूँ कि पिछले पूरे वर्ष में मेरे सोचने, समझने और मेरी पूरी वाइब्रेशन को बदलने का काम इस किताब ने किया। तो मैं इस किताब की सच में बहुत थैंकफुल हूँ। इसने जिस तरीके से मुझे उस एक बहुत ही निराशा के लूप से निकाल कर मेरे भीतर पॉजिटिविटी देने और खुद से आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। क्योंकि यदि आप प्यासे हैं और आपको कोई पानी दे देता है तो ये शायद एहसान हो सकता है, लेकिन यदि कोई आपको नल की जगह बता देता है कि कहाँ से आप खुद से पानी निकाल कर पी सकते हैं, तो ये शायद बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उपकार होगा। तो ये किताब कुछ वैसा ही काम करती है और ये किताब आपको अपने भीतर अंतर्निहित शक्तियों को जानने, उनको टटोलने के अनुभव कैसे आप कर सकते हैं, इसके बारे में बात करती है। बहुत ही शानदार किताब, बहुत ही भाषा इसकी अंग्रेज़ी है और आप देखेंगे तो इसको मैंने बहुत जगह पर हाईलाइट कर रखा है। ये मैंने इसको बिल्कुल नोट्स की तरीके से बना करके पढ़ा है। और जबकि मैं किताबों पर बहुत ज़्यादा लिखने और बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के पक्ष में नहीं रहती हूँ, लेकिन मैंने इस किताब को जितना हो सकता है मैंने इसको बिल्कुल ड्राइंग बुक की तरह मार्क कर करके और इसको रंग दिया है। और अभी भी मैं लगभग हर दिन इस किताब के 1-2 पन्ने पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो कुछ भी बताया गया उसको अपने जीवन में लागू कर पाऊँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ दीपांशु गिरी जी का, जिन्होंने ये किताब लिखी और अपने उन अनुभवों को हम लोगों तक बांटा, जो कि अक्सर कुछ लोगों को ये अनुभव होते हैं लेकिन वो उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे तक ये अनुभव पहुंचा ही नहीं पाते हैं। इसमें ज़रूर बहुत ही ईश्वरीय कृपा रही कि ऐसा महनीय कार्य इस किताब के माध्यम से हो सका। आइए चलते हैं दूसरी किताब की तरफ और ये किताब है रहस्य। इस किताब को मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, द सीक्रेट बाय रॉन्डा बर्न, और इस किताब को मैंने 2022-23 में भी पढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो किताबें हैं, जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी होती है कि
जैसी मनः स्थिति में होते हैं आप उस टेक्स्ट को बिल्कुल वैसे ही डिकोड करते हैं। तो जब मैंने 2022-23 में इस किताब को पढ़ा था तब मैंने इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से समझा था, और इस बार इस किताब को मैंने एक दूसरे नज़रिए से देखा है, समझा है, जाना है। द सीक्रेट किस बारे में है इसे मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो आप चाहते हैं, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप विजुअलाइज करते हैं, जिस तरीके की कल्पना आप करते हैं, वो कैसे आपकी सच्चाई बन जाता है। इस बारे में ये किताब है, बहुत ही शानदार किताब है। आप इसको पढ़ें और अपने जीवन में यदि इससे लाभ ले सकें तो इससे सुंदर और क्या ही बात होगी। अगली किताब जो कि इसका नाम पढ़ने में मुझे हमेशा दिक्कत होती है, हाउ टू रिलैक्स, इसका सब टाइटल है, लेकिन ये किताब लिखी गई है थिच नैट ना, शायद इसे यही पढ़ेंगे। तो ये किताब जो है ये आपको बेसिकली ये बताती है कि कैसे आप अपने ब्रेथ वर्क पर काम करके, कैसे आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर काम करके और आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, कैसे आप एंग्जाइटी कैसे को काम डाउन कर सकते हैं, कैसे आप अपने ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है उसको सेटल डाउन कर सकते हैं, कैसे आप अपने आइडियाज़ को फिक्स कर सकते हैं ब्रीदिंग पर काम करके। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत सारी इसमें दी हुई हैं और बहुत छोटी सी, बहुत पतली सी बुक है, और कैसे आप विभिन्न तरीके अपना करके खुद को हील कर सकते हैं, इस बारे में ये किताब है। बेसिकली इसमें मेडिटेशन, माइंडफुलनेस की तमाम टेक्निक्स पर बात की गई है। बहुत ही शानदार किताब है और इस किताब को मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन पिछले वर्ष इसको मैंने काफ़ी पढ़ा और इसकी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर पाई। अगली जो किताब मैं इसको आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ, ये किताब है अमृता प्रीतम जी की। ये किताब मूलतः पंजाबी में लिखी गई थी और बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमृता प्रीतम जी को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था, और उन्होंने पंडित कृष्ण अशांत नाम के एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही प्रकांड ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान उनके साथ मिलकर और डायलॉग फॉर्म में, यानी कि बातचीत के फॉर्म में, संवाद के फॉर्म में ये किताब लिखी है। और इसका हिंदी तर्जुमा, हिंदी ट्रांसलेशन मैंने ऑर्डर किया था और मैंने इस किताब को पढ़ा है सितंबर महीने में। और इसमें ज्योतिष विज्ञान के जो 6, 8, 12 यानी कि त्रिक भाव जिनको कहा जाता है, उन भावों पर ये बातचीत करके फॉर्म में लिखी गई किताब है। और ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी किताब है। जो सामान्य लोग हैं तो शायद उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी ना रहे, लेकिन मुझे ये किताब पढ़नी थी और मेरी विश लिस्ट में थी, तो मैंने इस किताब को पढ़ा। अब आते हैं हम एक बहुत ही नई किताब की तरफ, और ये बहुत ही डिफरेंट तरीके का फ्लेवर लेकर के हाजिर है आप लोगों के बीच, और मेरे लिए भी ऐसे ही ये शामिल हुई थी मेरी पूरी यात्रा में, जो रीडिंग की जर्नी रही है उसमें। इस किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई किताब है और बहुत मोटी सी किताब है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस पूरी मोटी सी किताब को मैंने दिवाली की छुट्टी में पढ़कर ख़त्म किया था। और थोड़ी सी इसकी भाषा अंग्रेज़ी है और थोड़ी सी कठिन अंग्रेज़ी है, क्योंकि जो इसमें उद्धरण और जो भी इंस्टेंसेस हैं वो सारे पश्चिमी समाजों के दिए गए हैं, तो ये थोड़ी सी कठिन लग सकती है आपको, लेकिन बहुत ही शानदार किताब है। यदि आप बहुत ही ज़्यादा भावुक, बहुत ही ज़्यादा खुद को भीतर से एकदम नाजुक प्रवृत्ति के हैं तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको एक तरीके की दृढ़ता, एक व्यक्तित्व में आपके निर्णय लेने में दृढ़ता कितनी ज़रूरी है उसके बारे में बताती है। कैसे आपको अपने आप को किसी भी कठिन परिस्थिति में टिकाए रखना है, कैसे आपके भीतर थोड़ी सी श्रूडनेस ज़रूरी है। तो ये सब कुछ आप इस किताब को पढ़कर जान सकते हैं। और मुझे जो ऐसी बहुत ही डोमिनेटिंग विमेन लीडर्स रही हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी जी हैं, जैसे कि सुषमा स्वराज जी हैं, प्रियंका चोपड़ा को मैं बहुत ही एडमायर करती हूँ, ऐश्वर्या राय हैं, ऐसी तमाम जो भी अभी जिनका नाम मैं नहीं भी याद कर पा रही हूँ, ऐसी तमाम फीमेल फिगर्स जो कि आइकन की तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं और बहुत ही मजबूती से जो खुद को स्थापित जिन्होंने किया है, तो उन सभी महिलाओं के व्यक्तित्व को देखकर मैं बहुत आकर्षित हुआ करती थी। तो मैं सोचती थी कि आखिर इनके भीतर जो ये दृढ़ता है, जो इनके बातचीत में एक तरीके का जो डोमिनेंस है, एक तरीके का जो कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ से आता है। तो मैं हमेशा इस चीज़ को लेकर बहुत ही क्यूरियस रहती थी। मुझे इस किताब के बारे में पता चला और मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस बारे में पढ़कर। तो यदि आप चाहें ऐसी चीज़ों के आप भी शौकीन हैं तो आपके लिए भी ये किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर। और हाँ, साहित्य की किताबों में बात करें तो ये हमारे ही मित्र स्वयं श्रीवास्तव जी की ये कविता की किताब घर के वास्ते, आप सभी उनको यूट्यूब पर और तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर सुनते रहते होंगे। तो ये किताब कविताओं की बहुत ही सुंदर किताब है। इसको सबसे पहले मैंने फरवरी में पिछले वर्ष पढ़ा था। इसके अतिरिक्त एक और किताब है, मेरा बहुत ही मन पिछले कई वर्षों से था कि मैं उपनिषदों पर और पुराणों पर कोई किताब, कोई टीका पढ़ूँ। तो
उसके लिए मैंने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। और मेरा मानना है कि कोई भी किताब आपको चुनती है। आप किसी किताब को, किसी टेक्स्ट को नहीं चुन सकते कि आप उसको पढ़ सकें, वो आपको चुनती है। जब आपकी मनःस्थिति वैसी होती है तो वह किताब आपको चुन लेती है कि आप अब मुझे पढ़िए। तो ऐसे ही कई वर्षों के प्रयास, मुझे लग रहा है 2021 से मैं उपनिषदों और पुराणों पर कुछ पढ़ना चाहती थी, लेकिन कई बार पुराणों और उपनिषदों की कई टीकाएँ लेने के बावजूद भी मैं नहीं पढ़ पाई। और फाइनली 2025 में ऐसा संभव हुआ और मैंने देवष्ठानी एकादशी के दिन से ये किताब पढ़ना शुरू करी। वो उपनिषदों पर लिखी इस टीका का नाम है द प्रिंसिपल उपनिषद, और ये टीका लिखी गई है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा। तो बहुत ही शानदार किताब है। अभी वो किताब मेरे पास मौजूद नहीं है क्योंकि मैं बीच में वेकेशंस में घर गई, और बहुत ही मोटी सी किताब है, तो वो किताब मैं वहाँ से इसको ला नहीं पाई क्योंकि पैकिंग में बहुत ज़्यादा सामान होने के कारण वो किताब मैंने वहीं पर उसको छोड़ दिया है। अभी भी मैं वो किताब पूरी ख़त्म नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटी किताब है, और सभी उपनिषदों पर उसमें एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, कमेंट्री की गई है, तो बहुत ही शानदार तरीके से उसमें लिखा गया है। और वो पढ़कर बहुत ही ज़्यादा विजडम से भरी हुई वो किताब है, और उस किताब ने मेरी एक इच्छा पूरी करी कि मैंने उपनिषदों के बारे में उस किताब से बहुत कुछ सीखा है। इसके अतिरिक्त एक किताब का जिक्र किए बिना ये वीडियो पूरा नहीं होगा। वो किताब है मानस का हंस। यूँ तो साहित्य के जो विद्यार्थी हैं वो विभिन्न परीक्षाओं के लिए इस किताब को पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे सिलेबस में ये किताब लगी हुई है, लेकिन उसके इतर यह किताब मैंने इस वर्ष इन सभी किताबों को पढ़ते हुए भी करीब 5 से 6 बार ये किताब मैंने पढ़ी है। और ये किताब मेरे पास आज अभी भी हार्ड कॉपी में मौजूद नहीं है, वो उसको मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करके टैब में पढ़ा है। अब आप समझ सकते हैं इस किताब के लिए मेरी दीवानगी। उस किताब को पढ़ते हुए हर बार आपको अपने जीवन की जो भी व्यथा है, जो भी समस्या है, वो छोटी लगने लगेगी। आपको हर बार थोड़ा और ज़्यादा तुलसी बाबा से प्रेम हो जाएगा। उस किताब को पढ़ने के बाद आप अयोध्या, बनारस और चित्रकूट जैसे शहरों को एक नई दृष्टि से देखने लगेंगे। उस किताब को पढ़ने के बाद आपको ईश्वर, आपको अपने जीवन की कठिनाइयों, लोगों से थोड़ी सी और करुणा हो जाएगी। मैं वो उस किताब की बात करती हूँ तो हर बार भावुक हो जाती हूँ। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी और भावुक हूँ। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और मिलेंगे फिर इस पूरी यात्रा में, सेल्फ डिस्कवरी की इस पूरी यात्रा में जो भी चरण है उन सबको एक सीरीज के तौर पर मैं आप लोगों के बीच लेकर आती रहूँगी, और जिनके लिए भी ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की ये इन किताबों की जानकारी, इस वर्ष जो मैं नई किताबें पढ़ूंगी उनके बारे में भी मैं चर्चा करती रहूँगी आप लोगों से, और बने रहिए साथ। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, या इनमें से कोई किताब आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी थी, और आप लोगों ने कौन सी किताबें पढ़ी, कौन सी किताबें आपको अच्छी लगती हैं, किस विधा की किताबें, साहित्य, धर्म, विज्ञान, कैसी किताबें आपको रुचती हैं, आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और मिलेंगे फिर ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।